नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम उपस्थित हुए हैं अपने मेंस आंसर राइटिंग सीरीज के तहत, जिसमें हम यूपी पीसीएस जीएस पेपर 6 से कराने वाले हैं प्रश्न। और आज का जो हमारा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के विकास में प्रदेश के परिवहन तंत्र का क्या महत्व है, चर्चा करिए। तो बहुत सा सीधा सा प्रश्न है, लेकिन इसमें बने रहिएगा। इस प्रश्न के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि भूमिका कैसे लिखनी है, कैसे आपको निष्कर्ष लिखना है, कैसे बीच का पाठ लिखना है। तो चलिए, सबसे पहले एक छोटी सी भूमिका कि किसी भी प्रदेश अथवा क्षेत्र का विकास वहां उपलब्ध परिवहन के साधनों पर काफी हद तक निर्भर होता है। उत्पादन और सेवा क्षेत्र से लेकर रक्षा तक के क्रियाकलापों में परिवहन के साधनों की महती भूमिका होती है। कच्चे मालों की आपूर्ति, निर्मित उत्पादों के विक्रय के लिए परिवहन तंत्र का अद्वितीय योगदान होता है। तो यहां तक जो है आप परिवहन तंत्र, चूंकि आपका जो की पॉइंट है वो परिवहन तंत्र है, तो परिवहन तंत्र के महत्व को आपने बताया कि परिवहन तंत्र की उपयोगिता क्या है। और भूमिका को आपको ऐसे ही शुरू करना है। अपने प्रश्न में जो की पॉइंट है, जैसे पिछला जो हमारा प्रश्न है उसमें जो है मैंने आपको बताया था कि बस की पॉइंट को आप पकड़ लीजिए और उसी को जो है उसी को एक्सप्लेन कर दीजिए, तो वही आपकी भूमिका हो गई। और ये जो एक्सप्लेन करना है ये बहुत संक्षिप्त में, ये नहीं कि आप अब 5 6 7 लाइन आप इसी पे खर्चा कर रहे हैं, 50 शब्द इसी पे खर्चा करें। हार्डली 15 से 20 शब्द में ही आपको जो है अपनी भूमिका समाप्त करनी है जीएस के पेपर में। क्योंकि जीएस के पेपर में आपको इतना समय नहीं मिलेगा कि आप बहुत लंबी चौड़ी भूमिका लिखिए, लंबा निष्कर्ष लिखिए, या आपका जो 8 अंक का प्रश्न है तो उसको 3 पेज में लिख के आइए। यदि ऐसा करेंगे तो विश्वास मानिए लास्ट में आप जाते जाते 12 अंक के 4 प्रश्न छोड़ के आएंगे। और यदि मुख्य परीक्षा में आप 4 प्रश्न छोड़ के आ गए तो आप जो है निश्चित तौर पे लिख के ले लीजिए, आप जो है इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं। क्योंकि 4 प्रश्न छोड़ना बहुत होता है और हर में अगर 2 3 ऐसे छोड़ते आ गए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो इसी वजह से भूमिका और निष्कर्ष में बहुत शब्द नहीं खर्चा करना और बहुत संक्षेप में लिखना है। तो चलिए, अब आप यहाँ जो है आपकी भूमिका समाप्त हो गई। अब इसी में जो है आप अपने मूल प्रश्न में उतर जाइए कि जहां तक उत्तर प्रदेश से संबंधित प्रश्न है तो इसका निम्नलिखित महत्व है। क्योंकि प्रश्न में कहा गया है ना कि परिवहन तंत्र का उत्तर प्रदेश में क्या महत्व है, तो वही आप यहाँ चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहला महत्व जो होता है वो आर्थिक क्षेत्र में होता है। और आर्थिक क्षेत्र के तहत आप बता रहे हैं कि प्रदेश में कृषि के व्यवसायीकरण को बढ़ावा देने, खेत से उत्पादन को विपणन केंद्र तक ले जाने में परिवहन तंत्र की निर्णायक भूमिका होती है। जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की समृद्धि का एक प्रमुख कारण वहां की उन्नत सड़कें हैं। मतलब आप एक उदाहरण भी दिए, अगर आपने इस पॉइंट में दावा किया कि किस तरीके से जो है परिवहन तंत्र उपयोगी भूमिका निभा रहा है विपणन तंत्र के लिए, एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट को मार्केट तक पहुंचाने के लिए, तो आप जो है वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक उदाहरण भी दे दिए। और ये बहुत ही अच्छी टेक्निक होती है प्रश्न को करने में। क्योंकि अगर आप कोई भी दावा कर रहे हैं, कोई भी तर्क दे रहे हैं, तो उसके लिए अगर आप एक प्रमाण दे दीजिए, कुछ फैक्चुअल डाटा दे दीजिए, तो वो आपका उत्तर जो है वो पुष्ट हो जाता है। मतलब वो कहानी नहीं लगता, मतलब उसके पीछे कि मतलब जो दावा है उसकी सिद्धि हो जाती है। और जो यदि आप दावे के पीछे का प्रमाण दे रहे हैं तो वास्तव में नंबर आपको वहीं से मिलेगा। तो ये पहला पॉइंट आप बता दिए कि आर्थिक क्षेत्र में क्या भूमिका है। फिर दूसरा, प्रदेश को विनिर्माण हब बनाने के लिए लॉजिस्टिक्स क्षेत्र का गुणवत्तापूर्ण एवं लागत प्रभावी होना अति महत्वपूर्ण है। अतः लॉजिस्टिक्स लागत में तभी कमी आएगी जब परिवहन लागत किफायती एवं दक्ष हो। जैसे उत्तर प्रदेश के नोएडा, गाजियाबाद, आगरा आदि जिलों में आधुनिक उद्योगों की स्थापना का एक बड़ा कारण विकसित परिवहन व्यवस्था है। जैसे आप देख रहे होंगे कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, इसको यदि हरित क्रांति का बहुत लाभ मिला, तो क्यों मिला आप पिछले वाले पॉइंट से जोड़ दीजिए। क्योंकि यहाँ उन्नत सड़कें थी, मतलब यहाँ जो प्रोडक्शन था
उसके उसके मतलब निर्यात की व्यवस्था भी थी, किस तरीके से उन्नत सड़कें थी। यहाँ अगर औद्योगिक चीज़ों का विकास हुआ नोएडा में, गाजियाबाद में, आगरा में, तो वो क्यों, मेरठ में, तो वो क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ रोड कनेक्टिविटी बहुत ही शानदार थी। बनस्पत पश्चिमी उत्तर सॉरी पूर्वी उत्तर प्रदेश, और उससे भी खराब स्थिति तो बुंदेलखंड की है। हालांकि प्रदेश सरकार या देश की जो सरकार है इस दिशा में बहुत उल्लेखनीय प्रयास कर रही है, क्योंकि वो जान रही है कि जो ये सड़कें होती हैं एक तरीके से वो धमनियों का काम करती हैं, और इनका इनका जितना ही जाल रहेगा उतना ही जो है वो देश की, प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए लाभदायक होगा। तो इस दिशा में आप देख रहे होंगे कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निर्माण हो रहा है, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण हो रहा है, फिर गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण हो रहा है। तो वो सारी चीज़ें जो है पूर्वांचल और फिर बुंदेलखंड क्षेत्र में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निर्माण हो, तो वो सारी चीज़ें की जा रही हैं ये इन सब चीज़ों के सुधार के लिए। फिर प्रदेश में परिवहन तंत्र के विकास से रोजगार सृजन भी होता है। रेलवे एवं वायु परिवहन की सहज उपलब्धता प्रदेश में विदेशी पर्यटकों के आगमन को भी प्रोत्साहित करती है। मतलब यदि परिवहन तंत्र का विकास हो रहा है तो इससे रोजगार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा तो फिर लोगों की आय बढ़ेगी, आय बढ़ेगी तो क्रय शक्ति क्षमता बढ़ेगी, क्रय शक्ति क्षमता बढ़ेगी तो फिर जो प्रदेश में उद्योग धंधे हैं उनमें प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। तो मतलब पूरा एक तरीके से जो अर्थव्यवस्था का जो चक्र है वो गतिशील हो जाएगा इसके माध्यम से। फिर अगर रोड कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी, वायु मार्ग से जो कनेक्टिविटी ये सब अच्छी रहेंगी तो पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, और पर्यटन भी जो है वो रोजगार सृजन करने के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण होता है। और वर्तमान में तो देखेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार इस दिशा में बहुत महत्वपूर्ण प्रयास भी कर रही है। तो ये सारी चीज़ें आप बता दीजिए। फिर यह देशी एवं विदेशी निवेशकों को आकर्षित करती है, जिससे प्रदेश में भारी उद्योगों की स्थापना होती है, जिससे रोजगार सृजन होता है। जो अगला पॉइंट है कि भाई इसके माध्यम से होता क्या है कि जो देशी और विदेशी जो निवेशक हैं यदि वो आपके पास निवेश करने तभी आएंगे कि जब उनको आधारभूत संरचनाओं का एक तरीके से डेवलपमेंट दिखे, और वो डेवलपमेंट में सबसे पहली शर्त होती है सड़क की। यदि कनेक्टिविटी ही नहीं है रेल मार्ग से, सड़कों से, तो फिर वो क्यों ही इंडस्ट्री लगाएगा, क्योंकि इंडस्ट्री लगा करके प्रोडक्शन कर लेगा, और प्रोडक्शन ही कैसे करेगा जब उसको रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा। और एक मिनट के लिए रॉ मटेरियल का वो जो है व्यवस्था भी कर ले तो फिर उसका निर्यात कैसे करेगा, वो ले के जाएगा कैसे लोगों के पास। तो वही चीज़ें हैं कि ये कितना महत्वपूर्ण है कि यदि परिवहन तंत्र का विकास होगा तो ये अर्थव्यवस्था के लिए कितना लाभदायक है। ये सारी चीज़ें आपने बता दी आर्थिक क्षेत्र में। अब आइए अगला देखिए। देखिए आगे जाने से पहले एक छोटी लेकिन महत्वपूर्ण सूचना। आप सभी जान रहे होंगे कि आप लोग की परीक्षाएं तो अब लेट हो गई हैं, ऑफिशियल नोटिस भी आ गया है। हालांकि हम लोग बहुत पहले से आप लोगों को बता रहे थे कि आप लोग की जो जुलाई में प्रस्तावित परीक्षा है वो जुलाई में न होकर के अक्टूबर लास्ट और दिसंबर लास्ट में होगी प्रीलिम्स की परीक्षा। तो अभी जो समय है वो मुख्य परीक्षा को पढ़ने का समय है, और प्रयास ये करिए कि आप जो है प्रीलिम्स के पहले पहले एटलीस्ट जीएस के सभी भाग को जो है वो तैयार कर लीजिए, क्योंकि प्रीलिम्स के बाद फिर आपका आरओ का पेपर रहेगा। और प्रीलिम्स के बाद यदि आप ये सोच रहे हो कि हम एक बार पीटी पास कर जाएंगे उसके बाद जो है मुख्य परीक्षा को बहुत बेहतर तरीके से तैयार करेंगे, तो पीटी तो आप पास कर लेंगे, आपको एक सफलता तो मिलेगी छोटी सी, लेकिन वो सफलता भी आपकी खो जाएगी। वो कैसे खो जाएगी? जब आप मुख्य परीक्षा फेल कर जाएंगे। और मुख्य परीक्षा आप क्यों फेल करेंगे? क्योंकि आप जो है रणनीतिक दृष्टि से गलती कर रहे हैं, क्योंकि प्रीलिम्स के बाद मुख्य परीक्षा की तैयारी नहीं होती है, प्रीलिम्स के बाद मुख्य परीक्षा का रिवीजन होता है। क्योंकि आप 3 महीने में 8 पेपर नहीं तैयार कर सकते हैं, तो अभी बेहतर यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेंस आंसर राइटिंग कर लीजिए, सारे टॉपिक से क्वेश्चन कर लीजिए टॉपिक वाइज। और इसी दृष्टि को ध्यान में रखते हुए हमारे संस्थान द्वारा भी जो है वो टेस्ट सीरीज का आयोजन किया जा रहा है, आप लोग इसका लाभ लीजिए। हम जीएस पेपर 4, 5 और 6 का टेस्ट करवा रहे हैं, अभी हमारे इतने बैच चल रहे हैं। आप इससे जुड़िए। अधिक जानकारी के लिए 7303307507 पे संपर्क करें, ऑफिस के लोग और बेहतर बताएंगे। यहाँ देखिए हम आपको संक्षेप में बता दे रहे हैं कि यहाँ मंडे टू फ्राइडे आप 2 क्वेश्चन देंगे, हम देंगे, आपको लिख करके भेजना है।
और इसी तरीके से प्रॉपर वे में मार्किंग हो जाएगी आपके प्रश्नों की। ये देखिए सारी मार्किंग की गई है संस्थान द्वारा, और चूंकि ये मेरे द्वारा ही की जाती है तो बहुत आप निश्चिंत रहिए, बहुत प्रॉपर वे में मार्किंग होगी, कुछ भी छोड़ा नहीं जाएगा। जहाँ जो गलती रहेगी इस तरीके से आपकी मार्किंग होगी। और उसके बाद जब आप लोगों की कॉपी चेक हो जाएगी, तुरंत बाद हमारा इस तरीके से मॉडल पेपर आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो यहाँ आपका होगा क्या कि प्रत्येक टॉपिक से आप, प्रत्येक टॉपिक पे न केवल आपकी समझ विकसित होगी, बल्कि आंसर राइटिंग करना कैसे आप यहाँ से सीखेंगे। फिर आपको प्रत्येक टॉपिक से एटलीस्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन का एक संग्रह हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हम अपने टेस्ट सीरीज के माध्यम से करवा रहे हैं। पीछे दिए नंबरों से आप संपर्क करें। चलिए सूचना समाप्त हुई, आगे देखिए। फिर देखिए परिवहन तंत्र का आप लोगों ने पीछे देखा था कि आर्थिक क्षेत्र में क्या मतलब भूमिका है, उसकी मैंने चर्चा करी। अब जो है सामाजिक क्षेत्र में क्या है, इसको आप लोग देखें। जब प्रदेश में परिवहन से संबंधित आधारभूत संरचनाओं का विकास होगा तो इससे विनिर्माण गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और प्रदेश से हो रहे पलायन को रोका जा सकेगा। आज देखिए, आज जो भी हमारे मतलब एक तरीके से जो बीमारू स्टेट की जो बात होती है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, जो हिंदी पट्टी के जो राज्य हैं, तो वहाँ से आप देखेंगे कि काम के लिए लोग दिल्ली आते हैं, मुंबई जाते हैं, बेंगलुरु जाते हैं, या खाड़ी के देश जाते हैं। तो वो क्यों जाते हैं? क्योंकि उनको जो है सहज जो है रोजगार उपलब्ध नहीं है अपने आसपास। लेकिन यदि परिवहन तंत्र का विकास होगा, आधारभूत संरचनाओं का विकास होगा, तो इससे क्या है कि रोजगार के साधन बढ़ेंगे। भाई एफडीआई आएगा, देसी और विदेशी निवेश आएगा, तो उससे जो है चूंकि जब रोजगार बढ़ेगा तो पलायन की जो समस्या है वो कम हो जाएगी। तो ये एक तरीके से सामाजिक क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान है। फिर परिवहन तंत्र के विकास से प्रदेश की जनता अपनी क्षमताओं का बेहतर उपयोग कर सकेगी, जिससे उनके जीवन में गुणात्मक परिवर्तन होंगे। भाई अगर परिवहन तंत्र बेहतर है तो आप सोचिए कि जो देहात के भी बच्चे हैं, अब तो हम खैर अपने गांव में कभी कभी जाते हैं, तो हमारे घर से 15-15, 20-20 जो मुख्यालय है, जिला मुख्यालय है, 15-20 किलोमीटर दूरी से जो भी बसें आती हैं मॉर्निंग में, और जो ग्रामीण रिमोट एरिया के जो बच्चे हैं वो भी जिला मुख्यालय में पढ़ने जाते हैं। वो क्यों जा सके हैं? क्योंकि परिवहन तंत्र का विकास हो गया, रोडें अच्छी हो गई हैं, मतलब वो 15-20 मिनट की दूरी जो है वो आधे घंटे 45 मिनट में तय कर लेते हैं। तो ग्रामीण बच्चों का भी जो है वो सहज जो है पहुंच हो रहा है। फिर इसी तरीके से यदि कोई दुर्घटना हो जाती है, कुछ बात हो जाती है, तो लोग जो है बहुत आसानी से जो है वो अस्पतालों में पहुंच जाते हैं, तो इससे उनका उनका जीवन सुरक्षित हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें मतलब जो सामाजिक क्षेत्र में एक तरीके से गतिशीलता लाती हैं कि आपकी भाई आपकी जो है एजुकेशन अच्छा हो जाए, हेल्थ अच्छा हो जाए, और इस पे खर्चे कम हो और गुणवत्तापूर्ण मिलने लगे। तो सोचिए ये तो एक तरीके से समाज में क्रांति आ जाएगी। भाई यदि एजुकेटेड आपका बच्चा हो रहा है, अच्छी क्वालिटी की शिक्षा पा रहा है, तो वो आप भले परेशानी में रहे, लेकिन एक समय के बाद आपकी न केवल परेशानी दूर होगी, बल्कि आपकी जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो भी जो है सुख समृद्ध रहेंगी। तो वो सारी चीज़ें जो है इन सब प्रयासों से हो सकता है। तो आप जोड़ के बता दीजिए। फिर ग्रामीण एवं जिला मार्गों के विकास से ग्रामीण लोगों की आपात स्वास्थ्य सुविधाएं तीव्रता से मिल सकेंगी, जिससे ग्रामीण जीवन प्रत्याशा को भी सुधारा जा सकेगा। वही जो मैंने पीछे बताया कि भाई होता क्या था कि ग्रामीण लोग जो है, सड़कें चूंकि इतनी खराब थी, यातायात के साधन उपलब्ध नहीं थे, तो लोग जो है मतलब अगर कुछ दुर्घटना होती थी तो लोग जिला मुख्यालय तक जो अस्पताल है वहां तक जा ही नहीं पाते थे, रास्ते में ही डेथ कर जाते थे। तो इसी तरीके से आप देखते रहेंगे कि जो ग्रामीण जीवन प्रत्याशा है वो थोड़ी सी उसकी स्थिति खराब थी। लेकिन अगर परिवहन के साधन अच्छे हो जाएंगे, सड़कें अच्छी हो जाएंगी, तो इन समस्याओं से निपटा जा सकता है। और वर्तमान समय में ये वाकई में कारगर भी हो रही हैं। और अगर ग्रामीण जीवन प्रत्याशा आपकी बढ़ रही है तो इसमें एक बड़ा कारण ये है कि स्वास्थ्य सुविधाओं तक सहज पहुंच हो रही है, और सहज पहुंच में एक बड़ी भूमिका जो है वो परिवहन तंत्र निभा रही है। तो आप इसकी भी चर्चा कर दीजिए। फिर आपने आर्थिक बता दिया, सामाजिक बता दिया, अब एक संक्षिप्त छोटा सा निष्कर्ष
कि इस प्रकार उपयुक्त विवरण के आधार पर कहा जा सकता है कि प्रदेश में परिवहन तंत्र के विकास से यहाँ के लोगों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में न केवल आमूलचूल परिवर्तन हुआ है, बल्कि यह प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 2027 तक $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य की प्राप्ति की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। देखिए, आपका जो निष्कर्ष है वो बहुत ही मतलब संतुलित होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए। मतलब ये नहीं है कि आप बहुत निगेटिव कुछ लिख के आइए, क्योंकि देखिए निगेटिव लिखने से बहुत अच्छा इम्पेक्ट पड़ता नहीं है। परीक्षक को भी लगता है कि ये तो बहुत नकारात्मक बच्चा है, और चूंकि आप जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं वहाँ सकारात्मक होना पहली शर्त है। आप परेशानियों में भी सकारात्मक दृष्टिकोण रख रहे हैं, तभी तो आप प्रबंध कर पाएंगे, तभी तो चीज़ों को आप मैनेज कर पाएंगे। आपको इतना बड़ा पद मिल रहा है, इतना प्रतिष्ठित पद मिल रहा है, तो उसकी अपनी भी एक डिग्निटी है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि हमेशा जो है निष्कर्ष, अगर आपको कुछ लगे कुछ कमियां भी है तो कमियां बताते हुए भी एक सकारात्मक निष्कर्ष दीजिए कि इन कमियों को सुधार किया जाए तो काफ़ी बेहतर मतलब बनाया जा सकता है। तो सारी चीज़ें हो गई। तो आज के प्रश्न का जो उत्तर था यहीं तक था। मुझे बहुत भरोसा है कि इस प्रश्न के माध्यम से हम आपको कुछ सिखा पाए होंगे। अभी जाइएगा नहीं, लास्ट में एक छोटी लेकिन महत्वपूर्ण सूचना ये भी है कि हमारे समृद्धि IAS का टेलीग्राम चैनल है। आप लोग इससे इसलिए जुड़िए क्योंकि यहाँ जो है हम आपकी परीक्षा से उपयोगी जो है बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो है यहाँ निःशुल्क देते रहते हैं। करंट अफेयर्स की चीज़ें हमारे टीम द्वारा डेली प्रोवाइड करवाया जाता है, और साथ ही साथ ये हमारे 2 चैनल हैं। एक समृद्धि IAS का है जिससे हम आप रूबरू हो रहे हैं, और एक संदीप मिश्रा ऑफिशियल है। देखिए, यदि आप लोगों ने इसको सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप लोग इसको भी कर लें, क्योंकि बहुत सी जानकारियाँ हम आपको यहाँ भी टाइम टू टाइम लाते रहते हैं। तो आप लोग इसे भी लाइक करिए, शेयर करिए। और एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो तो ढेर सारा देखते हैं लेकिन आप लोग लाइक कमेंट नहीं करते, तो आप लोग लाइक कमेंट भी किया करिए। इससे क्या होता है कि हमारा मोटिवेशन बना रहता है। फिर लास्ट में 7303307507 पे आप हमारे किसी भी बैच से जुड़ने के लिए इन नंबरों पे संपर्क करिए। ऑफिस के लोग आपको बहुत बेहतर तरीके से बताएंगे। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको।